कॉकरोच जनता पार्टी। इंडिया में इस वक्त नौजवान नस्ल की एक ऐसी अवामी तहरीक उभर कर सामने आई है। अब इस तहरीक ने वजीर तालीम के रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रही है। आंदोलन आज इतना गंभीर हो गया है कि सरकार का इकबाल लगभग पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता। इसमें 3 मांगे थी। इन 3 मांगों में 2 मांगों पर तो सरकार ने कहा है कि वो उसको मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तीसरी चीज जो है वो जो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी वजह से आंदोलन खड़ा हुआ है वह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने पहली बार यह हिंट दिया है कि वो इस बारे में सोच भी सकते हैं। हुकूमत का जो हामी मीडिया है उसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान है या चीन है या अमेरिका है या CIA है। कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी में ये होता है अक्सर, जब भी सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगता है, कोई आंदोलन होता है तो आप फौरन कह देता है इसके पीछे तो CIA कहाँ थे, इसके पीछे पाकिस्तान कहाँ थे। तो पाकिस्तान का नाम लाके आप इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। इंडिया में इस वक्त नौजवान नस्ल की एक ऐसी अवामी तहरीक उभर कर सामने आई है जिसने दुनिया भर के, आप कह लें, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और जो आप हर किस्म के लोग जो दुनिया में मीडिया देख रहे हैं वो सब उसकी तरफ उनकी तवज्जो फोकस हो चुकी हुई है। चंद ही दिनों में इस तहरीक की ऑनलाइन हमायत 3 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई और इसकी जो इब्तदा थी वो इंडिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो मुबैना, आप कह लें कि एलिजिट रिगिंग्स होती हैं, धांधलियाँ होती हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं और जो यंग लोगों के जो मुस्तकबिल से जुड़े सवालात हैं उनसे शुरू हुई थी ये बात। तो जब मुतासरा तलबा यानी जो भी अफेक्टेड स्टूडेंट्स थे उन्होंने एहतजाज किया तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के एक रिमार्क में उन्हें कॉकरोचेस यानी लाल बेग कहा गया। उसके बाद फिर जनाब मौजू ही बदल गया। तलबा ने इसी लफ्ज़ को एहतजाज की अलामत बना लिया, यानी उन्होंने कहा कि यस आई एम द कॉकरोच, एवरीवन इज़ कॉकरोच। और ये गाने बन गए, मीम्स बन गए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हुई हैं। और फिर अमेरिका के शहर बॉस्टन में एक ज़ेर तालीम एक जो इंडियन स्टूडेंट थे अभिजीत डिप के, उन्होंने तंज़िया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक CJP यानी पार्टी कह लें ये शुरू की, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। देखते ही देखते एक गैर मामूली अवामी तहरीक में ये CJP की तहरीक बन गई। अब इस तहरीक ने जो कि धरना दिए बैठी हुई है, इसके लोग इसी एग्ज़ाम्स के ख़िलाफ़ और वज़ीर तालीम के रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रही है और इस पर हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही थी, कोई उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मुख्तसर वीडियो पैगाम दिया है और तलबा के मौक़िफ़ के साथ हमदर्दी, यानी जो भी पोजीशन है तलबा की उसके साथ हमदर्दी दिखाई है। और यानी जो CJP के जो मौक़िफ़ था यानी कॉकरोच जनता पार्टी, वैसे नाम भी मज़ेदार है, BJP के जवाब में CJP। ताहम CJP के जो लोग हैं यानी नौजवान जो लीडरशिप है उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस बयान को नाकाफ़ी यानी इनएडिक्वेट करार करके और मुस्तरद कर दिया और अपने बुनियादी मुतालबत खुसूसन मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफ़ी और इम्तिहानी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात का मुतालबा फिर से उसको रिपीट किया है। तो इस तमाम सूरत हाल को समझने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं इंडिया के आशुतोष जी। तो ये काफ़ी एक मोतबर नाम भी है, इंडिया का बड़ा क्रेडिबल नाम है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वीडियो पर बयान जो बात की है उन्होंने, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? क्या हुकूमत की जानिब से कशीदगी कम करने की एक संजीदा कोशिश है या सिर्फ सियासी दबाव को कम करने की कोई एक स्ट्रेटजी है? सकलीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये एक ऐसी सरकार है जो आसानी से दबाव में नहीं आती है, जो आसानी से किसी की बातों को नहीं मानती है। ये अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट के तौर पर देखते हैं और हमारे प्रधानमंत्री का एक नज़रिया भी है। उनका नज़रिया ये है कि मैं किसी के दबाव में आके किसी तरीके का कोई फैसला नहीं करता और ये इनकी शख्सियत का एक हिस्सा है। अगर BJP के अंदर के लोग चाहे कि इनके ऊपर दबाव डाल के कोई काम करवा लें या फिर देश के दूसरे विपक्षी दल अगर चाहें
तो वो उनसे संभव नहीं होता। इसीलिए इस पूरे मामले को समझने में और उस पर किसी तरीके का फैसला करने में इतना लंबा चौड़ा वक्त लग गया है। अब चूंकि सरकार को यह बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि ये जो काकरोच आंदोलन है, ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। दरअसल इस आंदोलन ने जो शुरुआत तो मजाक मजाक में ही हुआ, आपने बिल्कुल कहा तंजिया अंदाज में इसको शुरू किया गया था, लेकिन ये आज इतना गंभीर हो गया है, इतना गंभीर हो गया है कि सरकार का इकबाल लगभग पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। और आप जानते हैं कि कोई भी सरकार तब तक काम कर पाती है या इफेक्टिव होती है जब तक उसका इकबाल होता है। अगर इकबाल ही खत्म हो जाए तो फिर सरकारों के लिए काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस आंदोलन ने सरकार का इकबाल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आशुतोष जी, मैं यहीं इस पे आगे बात बढ़ाता चाहूंगा कि ये सीजेपी ने जो इसके नरेंद्र मोदी की या सरकार के इस पूरी जो बयान को मुस्तरद कर दिया है, और जाहिर है उन्होंने ये दोबारा कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है, जो वजीर तालीम है इंडिया के, उनको बरतरफ किया जाए, निकाला जाए उनको। तो क्या इस मुतालबे पर किसी किस्म की पेशरफ या हुकूमत की कोई लचक दिखाई दे रही है? यानी अगर फर्ज की हुकूमत ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये इशारा है? और क्या बात है प्रधान में कि वजीर आजम उनको हाथ नहीं डालना चाह रहे हैं? 2 राउंड की बातचीत अभी तक सकलीन भाई हो चुकी है। अब जो दूसरे राउंड की जो बातचीत आज खत्म हुई है दोपहर के वक्त, इसमें 3 मांगे थी। इन 3 मांगों में 2 मांगों पर तो सरकार ने कहा है कि वो उसको मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सरकार को उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक मांग ये थी कि जो पेपर लीक हुए थे इसकी वजह से 20 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्याएं की थी, तो मांग ये थी कि दरअसल जो परिवार है उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए के आसपास कॉम्पनसेशन देने की बात उन्होंने मान ली है। दूसरी बात है, इस आंदोलन के दौरान जो बहुत सारे छात्र हैं जिनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, पुलिस केस किए गए हैं, वो विड्रॉ होनी चाहिए, उसको भी सरकार ने मान लिया है। तीसरी चीज जो है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी वजह से आंदोलन खड़ा हुआ है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यानी जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा। लेकिन सरकार ने पहली बार यह हिंट दिया है कि वो इस बारे में सोच भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि शुक्रवार को या शनिवार को यानी सैटरडे 12 बजे तक वो इस बारे में आंदोलनकारियों को हिंट दे देंगे कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या इस्तीफा नहीं होगा। तो मुझे यह लगता है कि सुबह जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो बना के जो आंदोलनकारी हैं, जो धरने में बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक, उनको उनसे अपील की कि आप अपना आंदोलन, अपना जो आमरण अनशन है उसको खत्म कर दीजिए। और उनको मनाने के लिए सरकार के 2 मंत्री जितेंद्र सिंह और दूसरे जो मंत्री हैं जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, अभी तक हाल तक वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, तो वो उन दोनों की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया 26 दिनों के बाद। अब अनशन तोड़ने के बाद जो ये बातचीत, हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल जिसको कहेंगे, जी भूख हड़ताल, तो अब ये संकेत मिल रहा है कि शायद सरकार जो है उसको समझ में आ गया है और हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। अच्छा, जो अब ये अच्छी बात अगर हो जाती है, उनका इस्तीफा आ जाता है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि प्रधान साहब में, धर्मेंद्र प्रधान जो, उनमें क्या खास बात है कि जो उनको इतना ज्यादा हुकूमत ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की? सकलेन साहब, ये सवाल जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की ना तो काबिलियत का प्रश्न है और ना ही कि वो कोई बहुत ही बड़े नेता है उसका प्रश्न है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक नजरिया है, और बल्कि मैं ये कहूं कि ये खुद प्रधानमंत्री जी का अपना नजरिया है। वो इस बात को मानते हैं कि अगर किसी के दबाव में आके अगर आपने अपने मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए तो फिर ये आपकी कमजोरी दिखाता है और फिर आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं दबाव बनाने का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने शायद इस बात से सबक लिया है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जब भी किसी भी उनके मंत्री के ऊपर या उनके किसी आदमी के ऊपर जब किसी तरीके के आरोप लगे, उसके बाद जब उसको डिमांड की गई उनके इस्तीफे की, तो ऐसे करीब आधा दर्जन मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे। आपको शायद ध्यान होगा कि जब 26/11 बॉम्बे के ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त एक दिन के अंदर 3 बड़े नेताओं के इस्तीफे हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, और उस वक्त के जो सेंट्रल होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, उनका इस्तीफा हुआ था। तो वो मनमोहन सिंह की सरकार, तो मैं बार बार कहता हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार अपने स्वभाव में, अपने नेचर में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। ये गवर्नमेंट अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये अपने स्वभाव में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। और इसलिए तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये इस्तीफा आता है तो ये भारत की सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़, टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी राय से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं और मुझे लगता है कि
न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का प्रश्न है, बल्कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं और खासतौर पर बच्चे उतरे हैं, जेनजी उतरे हैं, उनसे एक सबक अब हमारे ख्याल से तमाम विपक्षी पार्टियों को सबको मिलेगा, और वो सबक वो लेंगे भी कि अब इस देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो बड़ा बदलाव क्या है? अभी तक लोग डरते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसी तरीके की कोई चर्चा, कोई बातचीत, उनकी कोई आलोचना पब्लिकली नहीं होती थी। अब वो चर्चा खत्म हो चुकी है। अब लोग खुलेआम प्रधानमंत्री की आलोचना करने लगे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो शायद नहीं करना चाहिए था। और पहले जब भी इस तरीके से होता था तो लोग, उनके समर्थक, उनके अंधभक्त सामने खड़े हो जाते थे और वो मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। आज वो स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो गई। आज सड़क चलते हुए लड़के, खड़ा सड़क चलती हुई लड़कियां, आम आदमी, आम महिला, आम पुरुष, ये सब लोग जो है वो प्रधानमंत्री की तीखी सी तीखी आलोचना कर रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है जो इन लोगों को रोक सके। तो जो प्रधानमंत्री का जो एक कल्ट था, जो उनकी एक शख्सियत की जो शख्सियत थी, अब उसमें बहुत गहरे दाग लग गए हैं, बहुत गहरे दरारें पड़ चुकी हैं। और ये आप जानते हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसकी पूरी ताकत प्रधानमंत्री की अपनी शख्सियत है। अगर प्रधानमंत्री की शख्सियत पर अगर सवाल खड़े हो जाए, उसमें दरारें पड़ने लगे, उसमें दाग पड़ने लगे, तो इसका मतलब यह है कि भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इस घटना के बाद से बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, उनका इकबाल काफी कमजोर पड़ चुका है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि जब तक चुनाव नहीं होता, जब तक चुनाव में चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करती, तब तक कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री का कल्ट, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री का इकबाल, ये तीनों आज की तारीख में बहुत कमजोर हो चुके हैं। देखिए, इंडिया बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बड़ा एक लिबरल माहौल भी है, एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास भी रही है यहाँ पे, जिससे जमहूरियत को खड़ा किया है। लेकिन कोई भी उनके सामने, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा नहीं हो सका। ये नौजवान, जिनको हम एक इस टर्म इस्तेमाल करते हैं जेन ज़ी, जो कि कम्प्रीहेंसिव नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वहाँ पे गए हैं, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, धरना जिन्होंने दिए हुए, इनकी सोशल कंपोजिशन को अगर देखें तो इनमें किन तबकात की या क्लासेस की या सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ की आपको ज़्यादा नुमाइंदगी नज़र आ रही है? मतलब ज़ाहिर है सिर्फ ये तलबा तो नहीं, अब तो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ, प्रोफेशंस के लोग जो हैं, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, और बाज़ ऐसी भी मैंने देखी हैं वीडियोस छोटे छोटे, जैसे अमीर ख़ानदान की लड़कियां या नौजवान जो है वो भी इनके साथ अपनी एक क्या कह लें कि सॉलिडेरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? ये सिर्फ जेनजी तो नहीं, ये तो इंडिया राइजिंग है। देखिए, ये चूंकि इस आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने की, स्टूडेंट्स ने की, और ये तब इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने लगी थी और उसके बाद उनको जबरदस्ती उठा के ले जाया गया। और उसके बाद जब छात्रों ने जब 20 तारीख को संसद की तरफ मार्च किया, उन पर जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, तो ये मामला छात्रों से निकल के फिर ये पूरी जनता में चला गया है। आज की तारीख में ये अपने आप में एक मैस मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। इसमें हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। किसान भी इसमें जुड़ गए हैं, इसमें बड़े पैमाने पर सिख भी जुड़ चुके हैं। तो सारे तबके, सारे फिरके के लोग इसमें इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कहना कि ये सिर्फ अब छात्रों का आंदोलन है, ये थोड़ा सा मिसनॉमिनर होगा। लेकिन मूलतः आंदोलन अभी भी छात्रों का ही है, उसको समाज के हर तबके का समर्थन मिल रहा है और हर तबके का आदमी आके इसमें अपनी शिरकत कर रहा है। इसलिए ये एक कह सकते हैं कि जैसे एक जमाने में 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और जिसने मनमोहन सिंह की सरकार की हालत खराब कर दी थी, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी और कांग्रेस हार गई थी। ये कुछ उसी तरीके का आंदोलन खड़ा हो चुका है। इसलिए ये जो सरकार अब जो आंदोलनकारियों की जो डिमांड है उस पर अगर कंसिडर करने के लिए भी तैयार हो रही है, तो ये बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी शख्सियत नहीं है, उनका कार्यकाल ऐसा नहीं रहा कि वो इतनी आसानी से किसी की मांग को मानते हुए दिखाई पड़े। अगर वो कंसिडर करने के लिए भी सरकार सोच रही है, तो इट्स अ ग्रेट क्लाइम डाउन, एंड ये अपने आप में एक मुकम्मल जन आंदोलन है।
तो ये चंद घंटों में क्या तब्दीली आई है? देखिए, कल रात को मेरे पास भी इस तरीके की जानकारी थी कि कहीं पुलिस वहां छात्रों को हटाने की कोशिश ना करे। लेकिन मैं मनी मन इस बात को सोच रहा था। मैंने अपने एक दो मित्रों से भी कहा कि देखिए, अगर ये सरकार बहुत ही बेवकूफ सरकार होगी, तो ये बहुत ही बेवकूफाना हरकत होगी, क्योंकि आपने एक बार लाठी चार्ज किया, उसका असर आपने देख लिया। देखिए, हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे हमारे बच्चे हैं, और जब हम अपने बच्चों को कैमरे के ऊपर पिटते हुए देखते हैं तो हमारा भी खून खौलता है। अब दोबारा अगर उसी तरीके की हरकत अगर ये सरकार करती तो निश्चित तौर पर मानता है कि ये बहुत ही बेवकूफ सरकार है। मेरा मानना है कि बहुत ही चालाक लोग हैं, बहुत ही एक तरीके से कामयाब लोग हैं, राजनीति में तो बहुत कामयाब लोग हैं, वो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। तो ये नहीं है कि उन्होंने अपना कोई रुख बदल दिया हो सकता है इन्होंने इस तरीके से माहौल करने की कोशिश की हो, ताकि हो सकता है छात्र डर के मारे यहां से स्थान को छोड़ दें। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब उनको ये समझ में आ गया कि ये बहुत ही डिटरमाइंड लोग हैं, बहुत ही मजबूती के साथ, बड़े मजबूत हौसले के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इनको हटाना इतना आसान नहीं है। तब रातों रात इन्होंने जो है वो सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल थी उसको उसको खत्म कराया, और अब छात्रों से बातचीत करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में कहीं ना कहीं चिंता या बातचीत करने के लिए तैयार हुए। तो मैं इस राय से मुखातिब तब भी नहीं था कि क्या रात में उनको उठाया जाएगा, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाया, जरूर वहां पे थोड़ी हरकत कल देर रात हुई थी। अच्छा, अब ये जदीद दौर में, बल्कि पहले भी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, तारीख में देखें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आज के दौर में ये बहुत बढ़ गया है। ख़वातीन या लड़कियां, यानी लेडीज़, वेमेन की जो पार्टिसिपेशन है, वो इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? क्योंकि अभी तक मेन लीडर्स में मुझे कोई खातून लीडर नज़र नहीं आ रही है। नहीं, इसमें दरअसल बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल में बैठी हुई थी, जिसमें एक नेहा करके एक लड़की थी जो 22 दिन जिसने 22 दिन जो भूख हड़ताल उसने किया था। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं। बल्कि हमारे एक दो मित्रों का तो ये भी कहना है कि दरअसल ये आंदोलन खड़ा ही बच्चियों की वजह से हुआ, जिस तरीके से वो सीना तान के खड़ी हो गई, जिस तरीके से मजबूती के साथ है। तो और एक बात मैं और बता दूं सकलेन भाई, कि ये आंदोलन अब किसी एक नेता के हाथ में नहीं है। लीडरशिप अगर कल सोनम वांगचुक चाहे कि इस आंदोलन खत्म कर दे, तो अभी उनके बाहर की बात हो चुकी है। अगर अभिजीत दिपके अगर ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेंगे तो उनसे भी बाहर की बात हो चुकी है। ये पूरी तरीके से फेसलेस मूवमेंट है और फेसलेस। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि मुद्दा, इशू क्या है? इशू है एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से गंदगी आई हुई है, जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार उस पर लिपापोती करने की कोशिश कर रही थी। तो इसलिए किसी एक आदमी के हाथ में यह आंदोलन नहीं हुआ। बार बार इस आंदोलन पर मुझसे सवाल पूछा जाता है अन्ना हजारे को लेके। तो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें एक अन्ना हजारे नाम के एक शख्स थे जिनका चेहरा सबके सामने था। वो उस आंदोलन के लीडर थे, अगुवा थे। अरविंद केजरीवाल, जिनके साथ मैंने काफी समय तक काम भी किया है, वो उस आंदोलन के कर्ता धर्ता थे। तो और उनके साथ एक बड़ी मजबूत टीम थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, और वो सब मिलकर फैसला करते थे। तो उस आंदोलन की लीडरशिप थी, स्ट्रांग डिफाइंड लीडरशिप थी। इस आंदोलन की कोई स्ट्रांग डिफाइंड लीडरशिप नहीं थी। दरअसल सरकार का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। लोगों का गुस्सा, नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। उसको एक चिंगारी की जरूरत थी। यानी पूरी लीडरशिप डेमोक्रेटाइज हो गई हुई है। बिल्कुल। उस लड़के ने जो आके यहां पे अनशन करने का जो फैसला किया, उसने एक तरीके से उस चिंगारी ने बारूद में चिंगारी का काम किया है, जो अब पूरी तरीके से भड़क गया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसी एक आदमी के हाथ में ये लगाम है। अब ये आंदोलन पूरी तरीके से जनता के बीच में है, और वो इस बात को लेके बहुत कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम यहां से टस से मस होने वाले नहीं हैं। अच्छा, हमारे सामने एक अरब स्प्रिंग की भी कहानी है, जो ट्यूनिस के एक बंदे ने अपने आप को जला लिया था, और उसके बाद से वो भी एक फेसलेस मूवमेंट चली थी। अब यहाँ पे मेरे दो सवाल थे। एक तो ये कि ये जो इंडिया में जो ये इस तरह की, ये इसको चंद महीनों में, बल्कि मई में शुरू होती है, और देखिए जुलाई के मिडल में आके ये इतनी बड़ी तहरीक बन जाती है। क्या इस तरह की कोई इतनी बड़ी तहरीक, यानी या अन्ना हज़ारे की भी ले लें आप, जो पार्टी इनकी जो थी, पार्टी जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, इनकी जमात थी, या उसके अलावा पहले आप देख लें राज प्रकाश नारायण वगैरह की भी एक तहरीकें चली हैं। तो क्या इतनी तेजी से कोई बढ़ी है? कोई इसकी मिसाल मिलती है इंडिया में जिस तरह की ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी? देखिए सकलेन भाई, जब मुझे तो जो अपने होश में है वो तो अन्ना का आंदोलन है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप उस बार जीता था,
और उसके 3 दिनों के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर पर। जब जंतर मंतर पर अन्ना हजारे अनशन के लिए बैठे थे, तब किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा और मनमोहन सिंह के लिए वाकई में जो है एक बहुत बड़ी तकलीफ पैदा कर देगा। लेकिन देर शाम होते 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 वहां जिस कदर भीड़ इकट्ठा हुई और जिस कदर लोग सड़कों पर उतरे, तो कम मैं लगभग उसी तरीके की तस्वीर यहां भी देखता हूं। लेकिन यहां पे एक फर्क ये था कि जब अभिजीत दिपके जब पहली बार जंतर मंतर पर गए थे तो वहां कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, वहां सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स की भीड़ थी। और फिर वो वहां से एक तरीके से निराश होकर निकले। मैंने भी उस वक्त ये लिखा था कि एक फ्लॉप शो साबित हो गया। लेकिन उसके बाद वो कई शहरों में जाके उन्होंने आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, तब भी आंदोलन पूरी तरीके से खड़ा नहीं हुआ। फिर वो वापस लौट के दिल्ली आते हैं जंतर मंतर पर, फिर वो अनशन की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और तब भी आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। खड़ा तब हुआ जब इसको सोनम वांगचुक आके आमरण अनशन के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया और बैठ गए। लेकिन स्ट्राइक पे थोड़ा समर्थन इसको जरूर मिला। यह अचानक भड़का है जब पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से सोनम वांगचुक को उठाने की कोशिश की और उठा के लेके गए। और ज्यादा इसे ब्लास्ट तब हुआ जब संसद मार्च करते समय छात्रों पर लाठीचार्ज किया। स्टूडेंट्स पे तो ऐसा नहीं था कि ये अचानक खड़ा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। पिछले 2-3 महीनों में सुलग रहा था और लोगों के अंदर गुस्सा तो पिछले करीब 3-4 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा था। आपने देखा 2024 में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली थी। जो लोग 400 सीटों का दावा कर रहे थे 240 में सिमट गए थे। यानी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ रही थी, अलोकप्रियता प्रधानमंत्री की हो रही थी। लेकिन चूंकि ये सरकार अपने स्वभाव में अथॉरिटेरियन सरकार है, लोग डर रहे थे कि कहीं सड़क पे निकले तो उनके खिलाफ पुलिस केस ना हो जाए, सीबीआई केस ना हो जाए, इनकम टैक्स से छापे ना पड़ जाए, ईडी ना पड़ जाए, उनके बच्चों को कहीं पर परेशान न किया जाए। इसलिए लोग खुल के सामने नहीं आ रहे थे। वो कहते ना एक इशारा मिलने की जरूरत थी और वो इस आंदोलन ने इशारा दे दिया। पेंट अप एंगर था नौजवानों में। ये देखिए, जब मैंने अरब स्प्रिंग की मिसाल दी आपको, तो उसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे अर्ज करूँगा कि वो एक फेसलेस मूवमेंट थी। उसमें लीडर नहीं थे, नौजवान ही थे, बाहर निकल आए थे, सोशल मीडिया एक्टिविज्म था बहुत ज़्यादा और बड़ी कामयाबी भी मिली। लेकिन उसके फेसलेस या लीडरलेस होने की वजह से एक ये नतीजा भी निकला कि इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद भी अरब वर्ल्ड में आज भी स्टेटस को है। मसलन इजिप्ट में आज भी एक जनरल जो है वो प्रेसिडेंट है वहाँ पे। सीरिया में आप देख लीजिए, जो भी हुकूमत थी उसकी जगह जो तब बदलाव आया वो भी अमेरिका की मर्जी का आया है। इसी तरह वो कामयाबियाँ नहीं मिल सकी। आपको यहाँ कोई ऐसा खौफ या अंदेशा नज़र आ रहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये कोई वो बड़ी तब्दीली, स्ट्रक्चरल तब्दीली ना ला सके जिसकी लोग अब तवक्को करके इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए सकलेन भाई, यहाँ पे जो मैं बात कहना चाहूँ, मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस नहीं दिखाई पड़ती। जिस आपने ट्यूनीसिया की जो जैस्मिन मूवमेंट का जो जिक्र किया, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जो वहां की जो सरकार थी, वहां के जो 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 हुक्मरान थे, उनको जाना पड़ा और 2 दशकों तक के बाद जाना पड़ा। आपने हुस्नी मुबारक को देखा जब तहरीर चौक शुरू हुई थी, वो भी ऐसे ही शुरू हुआ था। एक गूगल में एक लड़का काम कर रहा था, उसने कहा, उसने अपने फेसबुक पे लिखा, एनफ इज एनफ, नाउ आई एम गोइंग टू सिट ऑन द तहरीर चौक। वो जाके तहरीर चौक पे बैठा, फिर भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। तो जो हुस्नी मुबारक जिनका जलवा हुआ करता था 25 साल तक जिन्होंने शासन किया था, एक दिन आपने देखा कि वो पिंजड़ों में बंद अदालत में पेश हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि वो जो लोगों का जो गुस्सा था, नाराजगी थी, वो ऐसे ही जाया चली गई। वो भी उसमें भी एक कामयाबी थी। लेकिन चूंकि वहां डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो पाया। हिंदुस्तान में आजादी के बाद थैंकफुली एक बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। बीच बीच में इस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को लोग खत्म करने की कोशिश करते, जैसे इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में आपात इमरजेंसी लागू की थी और वो भी एक कोशिश थी डेमोक्रेसी को खत्म करने की। लेकिन उसके बाद वो चुनाव हार गई, चुनाव कराना पड़ा। अगर वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन नहीं होती तो इंदिरा गांधी भी डिक्टेटर बन जाती, अथॉरिटेरियन बन जाती। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, इसलिए इंदिरा गांधी को 1977 में इलेक्शन कराना पड़ा और जनता का फैसला मानना पड़ा और वो सत्ता से बेदखल हुई। जब जिन लोगों ने उनको बेदखल किया था, जब वो काम नहीं कर पाए तो लोगों ने इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता सौंप दी। उसी तरीके से आप देखिए कि 2011 में जो अन्ना का आंदोलन होता है, वो मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से इतनी तंग आ गई कि उसने उनको उखाड़ कर फेंक दिया।
नरेंद्र मोदी की सरकार ये समझ रही थी कि चूंकि उनके पास आरएसएस नाम का एक बड़ा संगठन है, तमाम दुनिया के सबसे करोड़पति जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत इंडिया पैसे के वाले लोग हैं, बिलियनर्स, हाँ। बिलियनियर्स हैं, अब उनका समर्थन उनके साथ है, सारी इंस्टीट्यूशंस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो हमारे खिलाफ कौन आएगा? लेकिन वहां पे वो चिंगारी जली, बारूद फटा, और बारूद फटने के बाद अब सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सरकार को नेगोशिएशन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। हमारे यहां अगर एक चुनी हुई सरकार अगर वो गलत काम करेगी तो लोग कुछ समय तक उसको बर्दाश्त करेंगे, लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उस चुनी हुई सरकार ने इतनी हिमाकत कर दी कि उस देश के अंदर अगर तानाशाही लागू करने की कोशिश करेगी तो देर सवेर वो फटेगी। तो मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, इस सरकार के नजरिए में बदलाव आएगा, और जो अगला चुनाव होगा उसमें देखने वाली बात होगी वो किस कदर उसमें बदलाव दिखाई पड़ रहा है। क्या वो सरकार रिजीम चेंज पे आएगा या नहीं आएगा, अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना। जाहिर है अभी आपने रिजीम चेंज का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इस लफ्ज के साथ फौरन ही लगता है कि फॉरेन इंटरवेंशन भी हो सकती है, जिस तरह कि अमेरिका कई मुल्कों में या बैरूनी ताकतें करती रही हैं। तो हुकूमत का जो हामी मीडिया है उसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान है या चीन है या अमेरिका है या CIA है। तो मतलब क्या ये आइडियाज बिक रहे हैं, लोग कबूल कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा तबका भी? देखिए, कोई कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये डेमोक्रेसी में ये होता है अक्सर, जब भी सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगता है, कोई आंदोलन होता है, तो आप फौरन कह देता है इसके पीछे तो CIA का हाथ है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसमें फॉरेन विदेशी हाथ है। इंदिरा गांधी ने भी जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था तब यही कहा था। राजीव गांधी के खिलाफ भी जब माहौल बनने लगा था तब भी यही बात हुई थी कि विदेशी ताकतें हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। इसमें कोई दम नहीं है। देखिए, असल सवाल क्या है, विदेशी ताकतें क्या कर लेंगी? अगर लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग अगर नाराज हैं, तो लोग तो सड़कों पर उतरेंगे ना। उसमें कुछ ताकतें होंगी जो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, और करती भी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन जब तक लोगों में नाराजगी नहीं होगी, लोगों में गुस्सा नहीं होगा, तब तक विदेशी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान का नाम लाके या अमेरिका का नाम लाके आप इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन डिस्क्रेडिट होने वाला नहीं है, बल्कि हो यह रहा है कि जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसने जर्नलिज्म के नाम पे काला धब्बा पैदा किया, वो डिस्क्रेडिट हो गई पूरी तरीके से। अच्छा, लोग उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। वो जब जंतर मंतर पे जाते हैं तो लोग वहां से भगाए जा रहे हैं, उनको गालियां मिल रही हैं, लोग बहुत नाराज हैं उनकी हरकतों से कि आप जनता के साथ न हो कि आप सरकार के साथ हैं, आप सिर्फ सरकार की मलाई खाने की बात करते हैं। तो इन सब आरोपों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं मेरी नजर में, और इसलिए ये बेतुकी बातें की जा रही हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई इंपैक्ट भी नहीं है। अच्छा, ये कॉकरोच जनता पार्टी है, जाहिर लफ्ज कॉकरोच है। क्या आप समझते कि कॉकरोच एक बड़ा एक सैक्रेड लफ्ज बनता चला जाएगा और सियासी तहरीक में नई शऊर पैदा होगा, नई कॉन्शियसनेस आएगी? देखिए, हमारे जो 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 साइंटिफिक उसमें तो ये भी कहते हैं कि कॉकरोचेस जो हैं वो न्यूक्लियर विंटर में भी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कॉकरोच शब्द लोगों ने उसको एक तमगे की तरीके से लिया है, और दरअसल ये हम सब लोगों को तो दरअसल इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को थैंक्स कहना चाहिए। अगर उन्होंने इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया होता, अगर उन्होंने बेरोजगारों का मजाक नहीं उड़ाया होता, तो शायद ये मूवमेंट खड़ा नहीं होता। लोगों ने कहा कि देखिए, लोग पॉलिटिक्स से नाराज रहते हैं, लोग पॉलिटिशियंस को अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन जब उनको जुडिशरी से भी अगर निराशा मिलती है तो वो फिर अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मुझे लगता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की, तो लोगों ने कहा कि नाउ एनफ इज एनफ, अब हमें अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, और ये उसका नतीजा है। अच्छा, ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं और दूसरी सिविल सोसाइटीज़ जो हैं, दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं, टीचर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, ये भी इसमें शामिल हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो ये क्या, किस किस्म का फिर एक ये मजीद इसमें क्या कह लें कि एक इसमें देखिए, इजाफा करेंगे? लोगों का समर्थन है, लोग अपने तरीके से समर्थन कर रहे हैं, जो खुलकर सामने नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त जोमेटो और स्विगी के माध्यम से जो बच्चे जंतर मंतर बैठे हैं उनके लिए डिलीवरी करा रहे हैं, खाने की डिलीवरी करा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बच्चों को बीमार पड़ रहे हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर आदमी जंतर मंतर पर ही हो या हर आदमी कनॉट प्लेस जाके वहां बैठे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि बच्चों को ये भरोसा है कि इस वक्त अवाम उनके साथ है और उनकी जो मांगे हैं वो बहुत जेन्युइन मांगे हैं। और सरकार को भी इस बात का अंदाजा हो गया। अगर सरकार को बच्चों की मांगों के साथ साथ अगर उनकी ताकत का एहसास नहीं होता, अगर इस आंदोलन की ताकत का एहसास नहीं होता, तो वो झुकने के लिए तैयार नहीं होती, वो बातचीत नहीं करती। अच्छा, मैं आखिर में आपसे सवाल करूंगा। आपने भी अन्ना हजारी की तहरीक का भी जिक्र किया, फिर उसमें और भी तहरीकों का जिक्र हुआ, तो कि मैं ये पूछना चाहूँगा, आप कॉकरोच जनता पार्टी के मुस्तकबिल को अब कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक वक्ती एहतजाज साबित होगा, या 1974 की जयप्रकाश नारायण की तहरीक, या 2011 की अन्ना हजारे की तहरीक, या आम आदमी पार्टी की जो इब्तदाई एक राइज जो हुआ था, उस तरह की तहरीक बनने जाएगी? क्या इसका अब देखिए आप ये देख रहे अभी तो खैर, अंजाम, या अब क्या प्रोग्रेस हो सकती है? सकलन भाई अभी तो कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जो एक ऐतिहासिक भूमिका थी, मुझे लगता है उस ऐतिहासिक भूमिका को काकरोच जनता पार्टी ने उसको पूरा कर दिया है। आगे ये पॉलिटिक्स में कोई बड़ा फेरबदल अपने स्तर पर करेगी, यानी खुद पॉलिटिक्स में आएगी, मुझे उसकी उम्मीद थोड़ी कम दिखाई पड़ती। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। क्योंकि जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तब भी लोगों ने कहा था कि ये तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन when they decided to form a political party, contest the election, then they became a legend in themselves. तो आज थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो है, शुरुआत इसकी काकरोचों ने की थी, शुरुआत इसकी काकरोच जनता पार्टी ने की थी, लेकिन अब ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। अब ये जनता के हाथ में है, और उनकी लीडरशिप भी अब एक तरीके से देखें तो बहुत पीछे पीछे रह चुकी है। इसलिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, कुछ करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। हाँ, लेकिन इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, ह्यूज पॉलिटिकल इंपैक्ट। सब पार्टीज को अपना एक रवैया बदलना पड़ेगा, आवाम से इंटरेक्शन में उनको तब्दीलियां लानी पड़ेगी। आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है। थैंक यू, और थैंक यू सर। आपसे मैं इजाज़त लेता हूं, और इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत दूंगा कभी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। हम ये जो धरना चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में, जिसके नतीजे में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरबराह हुकूमत और उसके सरबराह नरेंद्र मोदी जो आवाम की दबाव के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।